हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का अगला पार्ट कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम देखते हैं ये आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये होती क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात पर निर्भर करता है। यानी अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात पर निर्भर करता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम मान लेते हैं, माना कि ए एक अभिकारक है। कैपिटल ए एक क्या है बेटा? अभिकारक। तो ये हमने मान लिया ए अभिकारक है, ठीक, और एक बदला काय में है, उत्पाद में, ठीक। अब अभिकारक कैपिटल ए की प्रारंभिक सांद्रता, इसकी जो हम सांद्रता मान रहे हैं वो प्रारंभिक सांद्रता मान लो हमने, इसकी मान ली स्मॉल ए मोल प्रति लीटर। जब प्रारंभ में अभिकारक ए उत्पाद में नहीं बदला तब इसकी जो है सांद्रता हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? मात्रा 0, ठीक है ना बेटा। अब हम बात कर रहे हैं टी समय पश्चात। टी समय पश्चात यानी जब टी समय हो जाता है उसके पश्चात ये ए में से x मोल प्रति लीटर जो है x मोल उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। x मोल का परिवर्तित हो जाते हैं उत्पाद में। तो ये जो बचेगी वो a माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? a माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है अभिक्रिया के वेग के नियम के अनुसार, अभिक्रिया वेग के नियमानुसार, अभिक्रिया जो वेग का जो नियम है उसके अनुसार हम देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये dx अपॉन dt। यानी कहने का मतलब ये है कि t समय पश्चात अभिक्रिया का वेग, t समय पश्चात अभिक्रिया का वेग, यानी जो टी समय पश्चात है बेटा उस समय अभिक्रिया का वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, किसके होता है? टी समय पश्चात जो है अभिक्रिया की सांद्रता, अभिक्रिया की सांद्रता, ठीक है ना। टी समय पश्चात अभिक्रिया की क्या सांद्रता है बेटा। अब टी समय पश्चात अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा बेटा? dx अपॉन dt, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। अब टी समय पश्चात सांद्रता कितनी है बेटा? a माइनस एक्स है। कितनी है? a माइनस एक्स। तो पहले तो हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अनुसार अभिकारक की सांद्रता ये बना दिया हमने, और ये प्रथम कोटि की है, ठीक है ना बेटा। अब देखो इसमें, यहाँ देख लो आप, ये dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब टी समय पश्चात सांद्रता कितनी है? a माइनस एक्स। कितनी है बेटा? a माइनस एक्स है, तो ये रख दो a माइनस एक्स, इसकी पावर 1, ठीक है ना। कोई दिक्कत की तो बात है नहीं है, ठीक, ओके। अब देखो बेटा, इसको हम हटाएंगे तो dx अपॉन dt बराबर, इसके बदले एक नियतांक आ जाएगा, कोई एक क्या आ जाएगा? नियतांक आ जाएगा। सो बराबर k इंटू ए माइनस एक्स, ठीक है ना, a माइनस एक्स। अब बेटा इसमें क्या करेंगे, इसको अपन इधर ले आएंगे इसको, तो dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर k इंटू dt। ये इसको समीकरण हम कितनी दे दें? इसको समीकरण हम 2 दे देते हैं। कितनी दे देते हैं? इसको समीकरण 2 देते हैं। जहाँ 2 का है इसको बेटा, इसको 1 ही दे दो, ठीक है ना। इसको कितनी दे दो? 1 दे दो। जहाँ k जो है अभिक्रिया वेग स्थिरांक है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। ये जो k है वो अभिक्रिया का क्या है? वेग स्थिरांक है। क्लियर बात होगी। अब इसको समीकरण 1 का समाकलन कर दो, समाकलन करने पर, ठीक है ना बेटा।
इसका समाकलन कर दीजिए। इसका जब समाकलन हम करेंगे बेटा तो इसका इस तरह से हो जाएगा, ठीक। इसका जब हम समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये इस तरह से, ये dx इंटू ए माइनस एक्स के इंटू समाकलन dt, ठीक है। अब इसमें जो है इसको और परिवर्तित करेंगे हम, ठीक, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ये अपनी समीकरण आ गई है। इसको और आगे बढ़ाते हैं, ये हो जाएगा आपका माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ई बेस, माइनस लॉग ई बेस ए माइनस एक्स बराबर के टी, यहाँ देखें आप के टी, ठीक, ठीक है, प्लस सी, ये समीकरण 2 हो गया, जहाँ सी जो है समाकलन स्थिरांक है। ये सी का जो मान है वो क्या है, समाकलन स्थिरांक है, ठीक है ना। अब आप हमें ये बताएं कि जो प्रारंभ में जो है टी की वैल्यू कितनी थी, 0। प्रारंभ में टी की वैल्यू थी आपकी 0, और जो है ए की वैल्यू जो कितनी थी आपकी, एक्स की वैल्यू भी 0 थी प्रारंभ में, ठीक है ना। तो प्रारंभ में टी की वैल्यू कितनी थी बेटा, 0। तो प्रारंभ में, ठीक है, प्रारंभ में हम जो है टी बराबर क्या रखेंगे, प्रारंभ में टी बराबर 0 रखेंगे, ठीक है ना। प्रारंभ में टी बराबर क्या, 0, और एक्स बराबर क्या, 0, एक्स बराबर 0। ये मान कहाँ रख दो, ये मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। ये दोनों मान कहाँ रख दो बेटा, समीकरण 2 में रख दो, ठीक। तो ये हो जाएगा लॉग ई बेस ए माइनस एक्स की जगह क्या रख देंगे, 0 बराबर के टी की जगह क्या रख दें, 0 प्लस सी। तो अब आप बेटा ये बताओ सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा माइनस लॉग ई बेस ए, ये हो जाएगा, ये सी का मान निकल आएगा, ठीक है ना। अब इस सी की वैल्यू को समीकरण 2 में रख दो, सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, इस सी का मान समीकरण 2 में रख दो, ठीक है बेटा। तो इसको मान रखो समीकरण 2 में, माइनस लॉग ई, माइनस लॉग ई, माइनस लॉग ई, हाँ। अब जो है ए माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी की जगह क्या रख दे बेटा, इसकी जगह रख दो माइनस लॉग ई बेस ए। अब बेटा ये करते हैं, इस वाली चीज़ को हम इधर लाते हैं, इस वाली चीज़ को बराबर की साइड लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी, तो ये हो जाएगी लॉग ई बेस ए माइनस, ये इधर से आएगी तो प्लस में हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका लॉग ई बेस ए माइनस एक्स बराबर के टी, ये हो जाएगा, ठीक है ना। बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये के टी हो जाएगा, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, जब ये फॉर्मूला होता है लॉग जो है ए माइनस या लॉग एम माइनस एन, तो इसको लिख सकते हैं अपन लॉग एम बटे एन, ये लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना बेटा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते, लॉग ई बेस ए बटे ए माइनस एक्स बराबर के टी, ठीक है। इसको और ये जो टी है इसको और इधर ले आओ, ठीक है ना, है तो इसको लिख सकते के बराबर 1/t लॉग ई बेस ए बटे ए माइनस एक्स, ये ऐसा लिख सकते। अगर जो है लॉग ई बेस को हम log 10 के रूप में करेंगे तो वहाँ पर 2.30 का मल्टीपल करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, या k बराबर
2.303 इंटू टी log 10 बेस a बटे a माइनस एक्स। ये जो है यह प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण है, ठीक है ना। तो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का क्या कहलाएगा, आपका वेग समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, k बराबर 2.303 टी log 10 बेस a बटे a माइनस एक्स। अब तो ये तो बात ये होगी प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की बात होगी, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो गया, ये k वेग स्थिरांक है, t समय है और a अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है या मात्रा है, और a माइनस एक्स जो अभिक्रिया के पश्चात बची हुई जो शेष जो है मात्रा है वो चीज़ है। अब हम बात करते हैं बेटा इसमें जो है ठीक। अब इसमें हम आपको बताते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लक्षण। तो ये हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लक्षण। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लक्षण, ठीक है ना। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लक्षण में पहला लक्षण है प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई, ठीक है ना। वेग स्थिरांक की इकाई, तो वेग स्थिरांक की इकाई पहला लिख देंगे, वेग स्थिरांक की इकाई। जो वेग स्थिरांक है उसकी इकाई क्या है, तो इसमें बेटा अपन ये चीज़ देखते हैं कि पहले हमने क्या देखा था, ये dx/dt बराबर k इंटू ए की पावर 1, ये प्रथम कोटि के लिए लिखा था, ठीक है ना ये चीज़। अब k बराबर लाएंगे इधर, तो k बराबर क्या हो जाएगा बेटा, k बराबर लाएंगे इधर तो 1/a इंटू dx/dt, ठीक है बेटा। अब इसमें देखेंगे, इसमें जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, चूंकि ये की सांद्रता क्या मानी थी हमने, मोल प्रति लीटर, और इसकी कितनी होती है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ से ये चीज़ कैंसिल हो गई, ये चीज़ मोल प्रति लीटर, तो इसकी जो वेग स्थिरांक की इकाई क्या हो जाएगी, प्रति सेकंड। यानी जो है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई प्रति सेकंड हो जाएगी। हाँ, अब अगला इसका जो है लक्षण देखिए, वो है आपका बेटा ये अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल, हाल्फ लाइफ पीरियड, ठीक है ना। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल, तो बेटा हमने आपको बताया था वह समय जिसमें अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का आधा भाग उत्पाद में बदल जाता है, उसे हम जो है अर्धायु काल कहते हैं। मान लो हमने जो है इसमें समय जो है समय टी को टी हाफ के बराबर कर दिया, क्योंकि अब आधा भाग यानी पहले जो है अभिकारक का जो भाग था वो ए था, तो यानी उत्पाद में क्या बदला, ये x की वैल्यू a/2 हो गया। मतलब हमने ये बताया था आपका a = उत्पाद, तो इसमें हमने ये आपकी प्रारंभ में ये मात्रा बताई थी मोल प्रति लीटर, तो ये 0 था, बाद में ये x में बदल गया था। तो अब वो कह रहा है कि इसका प्रारंभ का आधा भाग यानी a/2, ठीक है ना। तो अब a माइनस एक्स जो कहलाएगा वो a माइनस एक्स बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a में से a/2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, a/2 ये निकल आएगा आपका, ठीक है ना, a/2 निकल आएगा। अब इसको जो है इसको हम कहाँ रख दें, इसको हम जो वेग प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक जो समीकरण है उसमें इसका मान रख दो। तो देखो बेटा k बराबर था 2.03/t इंटू लॉग 10 की बेस a बटे a माइनस एक्स, ये फॉर्मूला था प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। जब ये फॉर्मूला था तो इस प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हमने क्या किया कि जो k की वैल्यू k ही रहने दी, 2.303, t की जगह हमने क्या रख दिया, t हाफ रख दिया, log 10 बेस
और a की जगह a रहा, a ही रहा, और a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी रख दी, a/2। जब ये ऊपर जाएंगे तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा, तो k बराबर 2.03 अपॉन टी हाफ लॉग जो है 2 हो जाएगा। और log 2 का मान कितना होता है, log 2 बराबर होता है 0.3010। ठीक है बेटा, इसको हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। देखो आप k बराबर 2.03 अपॉन टी हाफ इंटू लॉग 2, तो k बराबर 2.03 अपॉन टी हाफ लॉग 2 की जगह रख दो 0.3010। ठीक है ना, तो k बराबर इनका जो 2.30 और 0.3010, ठीक, इनका अगर हम गुणा करते हैं तो 0.693 अपॉन टी हाफ। अब इसका मल्टीपल कर दो तो जो टी हाफ बराबर हो जाएगा क्या, 0.693 अपॉन के। तो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसके लिए अर्धायुकाल का मान ये हो जाएगा, क्योंकि जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उनमें सीधा सीधा फार्मूला लगाया जाता है। ठीक है ना, अब दूसरी बात देखते हैं। हाँ, अभिक्रिया, अब जो प्रथम कोटि अभिक्रिया है उसके लिए एग्जाम्पल, उदाहरण क्या है एग्जाम्पल, ये देखो आप इस कोटि अभिक्रिया के एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल देखें आप। एग्जाम्पल में क्या है बेटा, जैसे हमने बात बता रहे आपको CH3COO C2H5 एथिल एसीटेट, इसकी H2O से क्रिया करा दें अम्लीय माध्यम में। ठीक है ना बेटा, तो ये जो टूटता है वो जो है आपका किस में, H और OH में। तो ये जब चीज़ होगी तो ये चीज़ बन जाएगा बेटा, ये चीज़, ये क्या बनेगा आपका C2H5OH प्लस CH3COOH, एथिल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल बनेगा। बेटा इसमें एक चीज़ है, इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी है, आणविकता तो आपकी जो है 2 है, लेकिन जो है आणविकता 2 है लेकिन इसकी कोटि 1 है, क्योंकि इसकी मात्रा इसके इस पर निर्भर नहीं करती, यानी वेग निर्धारक पद के रूप में जो है सांद्रता को प्रभावित नहीं करती, तो वो चीज़ नहीं लिखी जाती है। तो ऐसी अभिक्रिया आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं कहलाती है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा H2O2, जब इसको हम तोड़ेंगे तो H2O प्लस हाफ O2, दूसरा एग्जाम्पल ये है। अगला जो एग्जाम्पल है वो हम इसी की तरह है, ये तीसरा एग्जाम्पल है C12H22O11, इसका जल अपघटन कर दो अम्लीय माध्यम में। ठीक है ना, तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। ठीक है ना, C6H12O6 C6H12O6। ठीक है ना, एक में कीटो समूह होता है और दूसरे में एल्डो समूह होता है। ठीक है, तो ये भी आभासी एकाणुक अभिक्रिया है। ठीक है, आणविकता 2 है लेकिन कोटि 1 है। एक और चीज आती है बेटा इसमें, नंबर 4, एक चीज आती है रेडियो एक्टिव तत्वों का विघटन, रेडियोएक्टिव तत्वों का विघटन प्रथम कोटि का होता है। ठीक है ना, यानी जो रेडियोएक्टिव तत्व होते हैं उनका जो विघटन होता है वो प्रथम कोटि का होता है। उसके लिए फार्मूला होता है लैम्डा बराबर 2.03 अपॉन टी इंटू वो लॉग 10 बेस N0/NT, ये इस तरह से N0/NT। ठीक है ना, अब लैम्डा क्या है, जहां हम बात करते हैं, जहां लैम्डा जो है रेडियोएक्टिव विघटन स्थिरांक है, रेडियो एक्टिव विघटन स्थिरांक है, विघटन स्थिरांक है लैम्डा। ठीक है ना, और जो है N0 क्या है, रेडियोएक्टिव तत्व की प्रारंभिक मात्रा, या ठीक है ना, प्रारंभ में रेडियो एक्टिव तत्व की मात्रा है, जो इनिशियल मात्रा। ठीक है ना, और एनटी क्या है, टी समय पश्चात मात्रा,
रेडियो एक्टिव तत्व की मात्रा, रेडियो एक्टिव तत्व की मात्रा, ठीक है ना बेटा। ये इस तरह से जो है, यानी कहने का मतलब रेडियो एक्टिव तत्वों का विघटन जो होता है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अनुसार होता है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई करें और इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स जो है हम अगली वीडियो में आपको देंगे, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्ले लिस्ट में जाकर डेली वीडियो देखें और कमेंट जरूर करें कितने लोगों ने पढ़ा है, कि कितने ने नहीं पढ़ा है, ठीक है बेटा। और पढ़ाई करें, मेरी